दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस दृष्टि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम, गुरुत्वीय त्वरण तथा प्रकाशिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीएस दृष्टि भौतिक विज्ञान का भाग 2। दोस्तों सबसे पहले हम केशिकत्व के बारे में जानेंगे कि केशिकत्व किसे कहते हैं। दोस्तों केशिकत्व की परिभाषा ये है कि केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा उतरने की परिघटना को केशिकत्व कहा जाता है। जब किसी पतली नली को किसी द्रव में डुबोया जाता है दोस्तों, तो द्रव के स्थिति के अनुसार या द्रव की प्रकृति के अनुसार उसमें जो केश नली होती है उसमें द्रव का तल या तो ऊपर उठता है या नीचे की ओर जाता है। इसे ही केशिकत्व कहते हैं। दोस्तों केशिकत्व के जो प्रमुख घटनाएं हैं, उदाहरण हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं: जल का पौधों की जड़ों से टहनियों तक पहुंचना, लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ना, मोमबत्ती में धागे से मोम का ऊपर चढ़ना, पिघलकर ऊपर चढ़ना और फाउंटेन पेन द्वारा स्याही को सोखना, ये सभी केशिकत्व के उदाहरण हैं। अब आइए देखते हैं गुरुत्व के अधीन गति। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। दोस्तों न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा ये है कि दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण या मात्रा दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको जब हम फार्मूले पे सेट करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, और इसको F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। कैपिटल G सार्वत्रिक नियतांक है दोस्तों। m1 और m2 दो पिंडों के द्रव्यमान है और r उनके बीच की दूरी है। आगे आइए देखते हैं दोस्तों ग्रहों के गति संबंधी नियम, केपलर के नियम। दोस्तों केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी 3 नियमों का प्रतिपादन किया है। पहला नियम क्या है? देखिए पहला नियम यह है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। ये केपलर के ग्रहों की गति संबंधी पहला नियम था। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। और केपलर के ग्रहों की गति संबंधी तीसरा नियम ये है कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल टी का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष कैप स्मॉल ए के तृतीय घात के घन के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो ये केपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियम थे। आइए देखते हैं दोस्तों अनुक्रमानुपाती स्थिरांक कैपिटल जी के बारे में कि कैपिटल जी क्या है। दोस्तों कैपिटल जी जो है ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। इसको न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। इसका मात्रक जो है कैपिटल जी का मात्रक दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और कैपिटल जी का मान कितना है? तो ये होता है 6.67 गुणे 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो देखिए जो कैपिटल जी है दोस्तों ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है जिसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। आगे आइए देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं। मुक्त रूप से किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर फेंकी गई वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दोस्तों पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के अलग अलग भागों पर स्मॉल जी का मान परिवर्तित होता रहता है। देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है और ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है। कैपिटल जी से या गुरुत्वीय स्थिरांक से स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का क्या संबंध है? तो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, जहाँ एम ई पृथ्वी का दोस्तों द्रव्यमान है और आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है।
आइए उपग्रह की कक्षीय चाल के बारे में जानते हैं। उपग्रह की कक्षीय चाल क्या है? दोस्तों, किसी पिंड के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करने वाले उपग्रह की चाल को उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं। देखिए, इसका फार्मूला होता है, देखिए V0 इज इक्वल टू RE√g/r। तो यहाँ पर कक्षीय चाल जो है V0 से दर्शाया गया है। RE पृथ्वी की त्रिज्या है, g गुरुत्वीय त्वरण और r कक्षा की त्रिज्या है। पलायन वेग किसे कहते हैं? दोस्तों, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता है। इसको पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग है उसका मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि कोई पिंड जो है इसको ऊर्ध्वाधर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो ये पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। पलायन वेग का फार्मूला जो होता है VE इज इक्वल टू √2GRE, जहाँ RE पृथ्वी की त्रिज्या है और g आप जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सरल लोलक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। देखिए, लोलक जो है दोस्तों, यहाँ पर ये जहाँ पे जो हमारा सस्पेंशन पॉइंट होता है, निलंबन बिंदु, एक धागे से लटका दिया जाता है तो गोलक को, उसे लोलक कहते हैं। और यहाँ पर जो स्मॉल यल है वो प्रभावी लंबाई होती है लोलक को स्वतंत्र दिशा में लटकने के लिए। सरल लोलक किसे कहते हैं? दोस्तों, सरल लोलक ऐसा लोलक है जब किसी एक पिंड को एक स्वतंत्र धागे से लटका दिया जाता है तो उसे सरल लोलक कहते हैं। सरल लोलक की आवृत्तियाँ कितनी होती है? तो 1 सेकंड में किए गए दोलन को सरल लोलक की आवृत्ति कहते हैं। n इज इक्वल टू हाफ g/l और n जो होता है दोस्तों आवृत्ति, ये आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेकेंड लोलक, तो 2 सेकेंड के आवर्तकाल वाले लोलक को सेकेंड लोलक कहते हैं। आवर्तकाल कैपिटल T जो होता है दोस्तों, ये 2π में L/g के बराबर होता है। और एक प्रश्न और बनता है कि अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल, ये दोस्तों अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत नहीं होता है, 84.6 मिनट होता है और सरल लोलक की अधिकतम सीमा 84.6 मिनट होती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्ररोध आवर्तकाल क्या होगा? तो वो कम हो जाएगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में कैसी सुस्त हो जाती हैं। और कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी से ट्रैक किया जाता है किसके द्वारा? डापलर प्रभाव के द्वारा। और देखिए, कक्षीय चाल और पलायन वेग का संबंध क्या है? तो ये कक्षीय चाल VE इज इक्वल टू कड़ी में 2VO होता है। और अगला प्रश्न है वह भारतीय जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। तो एक गणितज्ञ रहे ब्रह्मगुप्त, इन्होंने न्यूटन के पहले ही ये बताया था सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। अब आइए प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों, प्रकाश जो है क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को दृश्यमान करता है और इसकी विशेषताएं ये हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये अनुप्रस्थ तरंग होती हैं और प्रकाश का संचरण निर्वात में भी संभव है। और इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम इसका तरंगदैर्घ्य होता है। दोस्तों, प्रकाश की द्वैत प्रकृति या डुअल नेचर क्या है? देखिए, प्रकाश की डुअल नेचर ये है कि ये कण प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों का होता है। देकार्ते एक विचारक रहे, 1637 ईस्वी में इनके द्वारा सबसे पहले प्रस्तुत किया गया। और प्रकाश की कण प्रकृति को आइजैक न्यूटन द्वारा विकसित किया गया था। और तरंग प्रकृति क्या है? दोस्तों, प्रकाश की तरंग प्रकृति को क्रिस्टियान हाइगेंस ने 1638 में विकसित किया और इसके द्वारा परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की जाती है।
आइए प्रकाश की चाल से संबंधित देखते हैं दोस्तों। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है और चाल में अंतर का कारण ये है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के तरंग दैर्घ्य यानी उसके वेवलेंथ में परिवर्तन होता है, इसीलिए उसके चाल में भी अंतर आता है। प्रकाश की सर्वाधिक चाल किस में होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाश के परावर्तन के बारे में। देखिए यहाँ पर इस चित्र से आप देख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है। दोस्तों प्रकाश किरणों का वस्तु की सतह पर पड़कर वापस प्रेषित होने का प्रक्रम, इसको प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन कहा जाता है। यहाँ पर एक देखिए ये एक परावर्तक पृष्ठ है, इस पर जब कोई किरण यहाँ से आपतित किरण इसको कहते हैं गिराई जाती है तो वो उसी स्वयं किरण पर परावर्तित हो जाती है। जो किरण गिराई जाती है उसके बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, और जब वो परावर्तित होकर वापस जाती है तो उसको परावर्तित कोण कहते हैं। और यहाँ पर देखिए जो बीच उनका दोनों कोणों का जो बीच का हिस्सा होता है यानी अर्धक, उसको अभिलंब कहा जाता है। और दोस्तों इसके अलावा समतल दर्पण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। समतल दर्पण का पृष्ठ वाला समतल परावर्तक पृष्ठ वाले दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। प्रतिबिंब और वस्तु समतल दर्पण से बराबर दूरी पर लेकिन विपरीत सतह पर स्थित होती हैं। और एक प्रश्न ये बार बार पूछा जाता है कि वस्तु के पूर्ण प्रतिबिंब के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की कितनी होनी चाहिए? तो आधी होनी चाहिए। और देखिए 10 डिग्री कोण पर रखे गए समतल दर्पणों के बीच रखे गए वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या 3 होती है और 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब कितने? अनंत बनते हैं। और देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब पार्श्व उत्क्रमित यानी लैटरली इन्वर्टेड होते हैं। और समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के लिए, बहुदर्शी के लिए और परिदर्शी के लिए होता है। दर्पण कैसे बनाया जाता है? तो दर्पण चिकनी और उच्च पालिश युक्त परावर्तक सतह होती है। इसमें समतल दर्पण, गोली दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और परवलयाकार दर्पण होते हैं। समतल दर्पण आपने जान लिया, अब आइए गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं। गोली दर्पण 2 तरह के होते हैं, एक तो उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर और दूसरे अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो है उसमें परावर्तक सतह बाहर की ओर होती है और जो रजतित या सिल्वर परत होती है वो अंदर की ओर होती है। जबकि अवतल दर्पण में दोस्तों रजतित परत या पालिश की हुई परत बाहर की ओर और परावर्तक सतह अंदर की ओर होती है। देखिए यहाँ पर आप परिभाषा देखेंगे उत्तल दर्पण की, तो बाहर की ओर उभरी सतह से परावर्तन जिसमें हो वो उत्तल दर्पण होता है। इसका प्रयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों में होता है, स्ट्रीट लाइट में, आवर्धक लेंसों में और सन ग्लासेज में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण अंदर की ओर मुड़ी सतह से परावर्तन करने वाले दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। टार्च और वाहनों की हेडलाइट, दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों के इलाज में, सेविंग दर्पण में, सौर भट्ठी में, खगोलीय दूरदर्शी में और सैटेलाइट डिश में दोस्तों ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दर्पण के बाद आइए देखते हैं लेंस किसे कहते हैं। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ एक समांग पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ वक्रीय हो सकते हैं उसे लेंस कहा जाता है। देखिए ये है दोस्तों द्विउत्तल लेंस, ये उत्तलावतल लेंस, उभयावतल लेंस, अवतलोत्तल लेंस और समतलोत्तल लेंस, ये लेंसों के प्रमुख प्रकार हैं। देखिए उत्तल लेंस जो होता है दोस्तों उसकी विशेषताएं क्या होती हैं उसको जानना जरूरी है। देखिए उत्तल लेंस जो है वो केंद्र पर मोटा किंतु किनारों पर पतला होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको अभिसारी लेंस और द्विउत्तल लेंस भी कहा जाता है। और ये अपने ऊपर पड़ने वाले किरणों को एक जगह फोकस दूरी पर फोकस कर देता है। इसका प्रयोग माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी में, कैमरा में, दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया के सुधार के लिए तथा दूरबीन में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
अब आइए अवतल लेंस के बारे में जानते हैं दोस्तों। अवतल लेंस केंद्र पर पतला, यहाँ पर देखिए पतला है और किनारों पर मोटा होता है। इसको अपसारी लेंस या उभयावतल लेंस भी कहा जाता है। और दोस्तों अवतल लेंस जो होता है इसका प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में, वाहनों की हेडलाइट में और स्ट्रीट लैंप में किया जाता है। अब आइए प्रकाश के एक महत्वपूर्ण गुण अपवर्तन के बारे में यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, प्रकाश की किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर उसके मूल पथ से विचलन को अपवर्तन कहा जाता है। और प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो यहाँ पर देखिए आपतित किरण जो है वो ऐसे सीधे जाने चाहिए, सीधी न जाने के बाद अभिलंब की तरफ वो झुक जाती है। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इसको ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के कुछ उदाहरण जान लेते हैं। देखिए, जल में डूबी हुई छड़ बाहर से देखने पर छोटी और सतह पर मुड़ी हुई दिखती है। पानी से भरे हुए बर्तन में पड़े सिक्के का अपने स्थान से उठता हुआ प्रतीत होना और तारों का टिमटिमाना, ये अपवर्तन के उदाहरण हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं तो दोस्तों यहाँ देखिए इसकी परिभाषा है, निर्वात में प्रकाश की चाल का किसी माध्यम में प्रकाश की चाल से अनुपात, इसको अपवर्तनांक कहते हैं। और माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी और इसको म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, प्रकाश के अपवर्तनांक को। एक महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? देखिए, किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होने पर किरण का सघन माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित होकर वापस लौट जाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। इसको यहाँ पर देखिए आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है। आपतित किरण जब यहाँ पर जा रही है तो यहाँ से लौट आ रही है, जबकि अभिलंब जो है ऐसे अगर जो हम देखें अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन को आप चित्र से समझ सकते हैं। प्रकाश का एक महत्वपूर्ण गुण प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है दोस्तों? माध्यम में निहित विभिन्न पदार्थों के कणों से टकराकर प्रकाश का सभी दिशा में फैलना जो है इसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन जो है तरंगदैर्घ्य के 1/, तरंगदैर्घ्य के चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, इसका उदाहरण ये है कि आकाश और समुद्र का नीला रंग और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। अब आइए देखते हैं प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं। दोस्तों, समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगों के किसी माध्यम में समान दिशा की ओर गमन करने पर उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जैसे साबुन के बुलबुलों और जल की सतह पर फैले तेल की परत का रंगीन दिखना और सीडी और डीवीडी में इसका जो कलर है रंगीन दिखना, ये प्रकाश के व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का उदाहरण है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं या डिस्पर्सन ऑफ लाइट। दोस्तों, किसी प्रिज्म में प्रकाश की किरण के गुजरने पर उसका विभिन्न रंगों में विभाजन, इसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। देखिए, जब प्रिज्म से कोई लाइट गुजरती है तो वो ऊपर से देखिए लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी, यानी देखिए यहाँ से नीचे से आप देखते हैं बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसको शार्ट में विबग्योर या बैजानीह पिनाला के नाम से जानते हैं, इस क्रम में विभाजित हो जाता है। और दोस्तों, इंद्रधनुष के रंगों का क्रम भी 7 रंग से जो है निर्धारित होता है। और आप जानते हैं सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 7 रंगों से बना होता है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि जो प्रिज्म से प्रकाश की किरण गुजरती है तो सबसे कम जो है विचलन किस में होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में, और सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग के प्रकाश में होता है।
तो ये था आज का वीडियो, जीएस दृष्टि भौतिक विज्ञान का भाग 2, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।